नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 360 पेपर पुनः स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ सवाल मैथ्स का होगा और बाकी सब रीजनिंग का सवाल होगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, बल्कि आपको ये फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेगी और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। यदि बुक का कोड 37 है और टेबल का कोड 82 है तो चेयर का कोड क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बुक से कैसे 37 आया देखते हैं। तो इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे, ठीक है। तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ओ का 15 होता है। फिर अगला भी ओ है तो फिर 15 होगा और के का 11 होगा। अब इन सब का जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 2 3 और कैरी ओवर 1 4 43 आया, लेकिन आना चाहिए था 37। मतलब इस तरह से नहीं होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, जो भावेल है उसका अपोजिट लेटर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भावेल क्या है, ओ है। ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर भी एल होगा। अब देखते हैं। तो बी का प्लेस वैल्यू कितना, 2 होता है। एल का कितना, 12। फिर अगला भी एल आया तो एल का कितना, 12 और के का कितना होगा, 11 होगा। अब इनको प्लस करके देखते हैं। 2 4 6 प्लस 1 7, इधर 1 2 3 37 इस तरह से लाया जा सकता है। अब अगला टेबल में भी चेक करेंगे वैसा ही होता है कि नहीं। तो ए का अपोजिट भावेल को हम अपोजिट बनाएंगे तो ए का अपोजिट जेड होगा और ई का अपोजिट भी होगा। अब टी का प्लेस वैल्यू 20, अब जेड का प्लेस वैल्यू 26, बी का प्लेस वैल्यू 2, एल का 12 और भी का 22। अब इन सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो कितना होगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, ये 6 है। और 2 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1 2 4 1 5 प्लस 2 7 और कैरी ओवर 1 8 82 आया। अब यही लॉजिक से हम चेयर का आराम से निकल सकेंगे। तो ए का अपोजिट जेड होगा और आई का अपोजिट आर होगा, ठीक है। अब सी का प्लेस वैल्यू 3, उसके बाद एच है, एच का 8, फिर जेड, जेड का 26, आई का अपोजिट आर, आर का 18 और लास्ट में आर है फिर 18 होगा। अब इन पांचों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 प्लस 8 24 24 प्लस 6 30 प्लस 3 33 33 का 3 कैरी ओवर 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और कैरी ओवर 3 7 73 आया। तो आपका सी ऑप्शन में 73 दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। इफ यू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 8 to 120, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू राइट द नंबर 6। यानी कि यदि आप 8 से 120 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आपको संख्या 6 कितने बार लिखने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक बोला है, 8 से लेकर 120 तक 6 कितने बार आता है वही हमको निकालना है। तो 16 में आता है, फिर अगला 26 में भी 6 आता है, फिर 36 36, अगला 46 56, फिर 60 में आता है, 61 में, 62 में, 63 64 65 66 67 68 69 76 86 96 106 116। तो चलिए अब गिनती करते हैं कितने 6 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 2 है एक ही साथ, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 6 होंगे 8 और 120 के बीच। तो आपका
ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा तीसरा प्रश्न। यदि 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल टू 430 होता है और 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9 663 होता है तो 5 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 3 कितना होगा। तो यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है देखिए। अब मैं पहले 2 इंटू 2 कर दूँ तो कितना होगा 4 होगा, और अगला 6 इंटू 5 कर दूँ तो कितना होगा 30 होगा। तो इस तरह से भी हम 430 इन 4 नंबर से ले आ सकते हैं। ठीक है, यही 430। अब उसी तरह से अगला को देखते हैं। यहाँ पर कितना है 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6। उसी तरह से 7 इंटू 6 कर देंगे, 7 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 63। तो 663 इस तरह से लाया जा सकता है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे तो कितना है, पहले 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 होगा, फिर अगला 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 होगा, यानी कि 524 होगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है। ये रहा चौथा प्रश्न। यदि 14 मार्च मंगलवार है तो 28 अप्रैल को क्या दिन होगा। तो अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, मार्च से अप्रैल तक। अब यहाँ पर कौन सा ईयर यानी कि सन नहीं दिया गया है, वर्ष। तो हमें सिर्फ 14 मार्च से 28 मार्च तक पहुँच जाने से हमारा आंसर जरूर निकल आएगा। तो मार्च और अप्रैल लिखेंगे हम। ठीक है, अब मार्च में वैसे कितने दिन होता है 31 दिन, लेकिन 14 मार्च तक तो चला गया, तो बाकी कितना बचा है 17 बचा है। और अप्रैल में 28 तक जाना है तो 28 लिख दीजिए। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूने 14, कितना बचा है 17 में से 14 चला गया तो 3, 7 चौके 28, कुछ नहीं बचा है। 28 में से 28 माइनस 0 बचेगा। तो 3 प्लस 0 करने से कितना होगा 3 होगा। अब 14 मार्च को कौन सा दिन था, मंगलवार, ट्यूसडे था। तो फिर इसके साथ 3 जोड़ दीजिए, 1 2 3। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे और फ्राइडे। 3 दिन के दिन थर्सडे, ट्यूसडे के 3 दिन के बाद क्या आता है, फ्राइडे आता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। ओल्ड मैन सन इज माई सन्स पैटर्नल अंकल, देन व्हाट रिलेशन हैज द ओल्ड मैन विथ मी। बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो बूढ़े आदमी का मुझसे क्या रिश्ता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सवाल को समझना पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले यहाँ पर मैं बताया गया है, तो मैं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं यानी कि मी, पहले मी बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे मतलब इस मेरा बेटा होगा, तो यहाँ पर सन होगा। ठीक है, ये मेरा बेटा है। ये बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो इसका चाचा होगा, मेरे बेटे का चाचा होगा, तो मेरा क्या होगा, भाई होगा, यानी कि मेरा ब्रदर होगा। ठीक है, अब फिर आगे से पढ़ना। बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, मेरे बेटे का चाचा ये कौन है, बूढ़े आदमी का बेटा है ये, यानी कि ओल्ड मैन का बेटा मेरा बेटा का चाचा है। तो ओल्ड मैन क्या लगता है मेरा, वही आपको पूछा है। तो मेरा भाई का पापा तो मेरा भी तो पापा होगा, तो फादर होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको और एक सवाल देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर बोला है रिंकी एंड पिंकी आर सिस्टर्स। रिंकी और पिंकी क्या है, सिस्टर्स है। तो मतलब रिंकी और पिंकी दो बहनें हैं, फीमेल है, इसका मतलब दोनों। अब दीपक एंड दिलीप आर ब्रदर्स, दीपक और दिलीप दो भाई है। अब यहाँ पर न तो रिंकी और पिंकी के साथ इसका रिलेशन है, दीपक और दिलीप का अभी तक तो पता नहीं, तो फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। अब दीपक सन इज पिंकीज ब्रदर, पिंकी का ब्रदर जो है, ये ब्रदर वो कौन है, दीपक का बेटा है, दीपक का बेटा है।
और दीपक का भाई कौन था, दिलीप एंड दीपक आर ब्रदर्स बोला है, तो दीपक का भाई कौन होगा, दिलीप होगा। अब हमें पूछा है हाउ इज रिंकी रिलेटेड टू दिलीप, रिंकी क्या लगता है दिलीप का, वो निकालना है। तो दिलीप का भाई दीपक है, दीपक का बेटी है रिंकी, तो भाई के बेटी को क्या बोलेंगे, भतीजी, निश, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। DE इज टू 10 है तो HI इज टू यहाँ पर क्या होगा, तो DE से कैसे 10 आया, इनका प्लेस वैल्यू लेके तो D का कितना होता है 4 होता है और E का कितना 5 होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 होता है, तो फिर इसमें 1 प्लस एक्स्ट्रा कर देने से 10 हो जाएगा। अब अगला H का कितना होता है 8 और I का कितना 9, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 प्लस 9 17 होता है। जैसे यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर भी +1 कर देंगे तो 18 होगा। अब 18 तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये इस लॉजिक से ये नहीं होगा, तो हमें अब कोई दूसरा ही लॉजिक ढूंढना होगा। तो अगला लॉजिक क्या हो सकता है, तो हम D और इनका फिर प्लेस वैल्यू से ही चेक करेंगे। ठीक है, D का 4 इंटू करके देखते हैं, 4 इंटू 5 कितना 20 होता है। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 20 को 10, इस तरह से भी 10 लाया जा सकता है। अगला में H का कितना होता है 8 प्लेस वैल्यू I का 9, तो 8 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 72 होगा। इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 36 होगा आंसर। ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इसी तरह का और एक सवाल देखिए, यहाँ पर बोला है यदि 6 6 6 6 से 24 होता है और 2 2 2 2 से 0 होता है और 4 4 4 4 से 8 होता है, तो 8 8 8 8 से क्या होगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है, देखिए अगर हम चार यहाँ पर 6 6 6 6 इनको प्लस करेंगे तो 6 प्लस 6 12 और 6 18 और 6 24, इस तरह से 24 लाया जा सकता है। अब अगला में 2 प्लस 2 4 और 2 6 और 2 8 होना चाहिए था, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये इस तरह से नहीं है। तो अगला लॉजिक इस तरह का भी हो सकता है। देखिए पहले यहाँ पर कितना 6 है, 4 6 है, ठीक है, तो मैं इसको 2 भाग कर दूंगा, जैसे कि पहले इंटू करूंगा 6 इंटू 6, अब उसमें मैं फिर माइनस कर दूंगा, पहले इसको दिखाऊंगा, रुकिए 6 इंटू 6 कितना हुआ 36 हुआ। अब अगली बार मैं 6 प्लस 6 कर दूं तो कितना होता है 6 प्लस 6 12, अब 36 से 12 माइनस कर देंगे तो 24 आएगा। इस तरह से भी लाया जा सकता है। अब अगला में यही लगता है कि नहीं, देखते हैं तो कितना है, यहाँ पर भी हमें 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो कितना होगा 4 होगा। अगली बार 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 0, लो 0 भी आ गया। अब तीसरा में 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। अगली बार 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब 16 से 8 माइनस कर दीजिए 8 आएगा, लो 8 भी आ गया। अब यही हम चौथा में भी लगाएंगे तो 8 इंटू 8 कितना होगा 64 होगा। फिर अगली बार 8 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। अब 64 से 16 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न भी। अब यहाँ पर बोला है यदि ब्रेड का कोड ये है और फ्लोर का कोड ये है तो पेन का कोड क्या होगा, वही हमको निकलना है। तो कैसे आया ये पहले वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ब्रेड लिखेंगे हम BREAD, इसका कोड क्या है RBBDA है। फिर अगला क्या दिया गया है फ्लोर का FLOUR, इसका कोड क्या है LFLRU, और हमें किसका निकालना है पेन का PAINT। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है, देखिए RRBB आपस में दो आगे का दो क्रॉस हुआ है, अब DDAA, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम है, देखिए LLFF, इधर RRUU,
अब यही लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पर a होगा, फिर p होगा, अब इधर t होगा और लास्ट में n होगा। अब इससे पता चल नहीं रहा है तो हमें और दिखना पड़ेगा बीच का है। तो यहाँ पर ई है, इधर बी है, तो इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। ई का प्लेस वैल्यू 5, बी का कितना 2 होता है, तो 5 से -3 कर देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर ओ का प्लेस वैल्यू 15, एल का 12, तो -3 कर दीजिए, 15 - 3 12। इसी तरह से यहाँ पर आई का प्लेस वैल्यू 9 है, यहाँ पर भी -3 करेंगे तो 9 - 3 6 यानी कि एफ होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, APFTN। ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो 3 से 7 अगला, फिर 19, फिर 55, फिर 163, मतलब अंतर बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा का गैप हो रहा है बाद में, ठीक है। तो इसको हम प्लस से न बनाकर इनटू से बनाने के प्रयास करेंगे। ज़्यादातर डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम इस तरह का सवाल में क्या करते हैं, इनटू से चेक करते हैं, नहीं तो स्क्वायर या क्यूब से, ठीक है। तो हमें 3 से 7 लाना है तो डायरेक्ट इनटू नहीं होता है, तो हम एक काम करेंगे, 3 × 3 कर देंगे। कितना होता है 3 × 3? 9 होता है। फिर इसमें -2 कर दीजिए, 9 - 2 7 हुआ है। तो अगली बार भी हम 7 × 3 कर दें तो कितना होता है 21 होता है। फिर -2 कर दीजिए, 19 आएगा। अब 19 × 3 करेंगे 57 होगा। फिर -2 कर दीजिए, 55 आएगा। अब 55 × 3 करेंगे तो 165 आएगा। अब 165 से भी -2 करेंगे तो 163 आएगा। तो 163 × 3 करेंगे तो कितना होगा 489 होगा। अब यहाँ से भी -2 करेंगे तो कितना आएगा 487। ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है 5 लड़कियां एक बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवा रही है। रीता सीता के बाईं ओर और माया के दाईं ओर है। मीना सीता की दाईं ओर है। पिंकी मीना और सीता के बीच में है। बाईं छोर से दूसरी कौन है? तो चलिए देखते हैं। अब कितने लड़की है 5। तो यहाँ पर बोला है रीता इज टू द लेफ्ट ऑफ सीता। रीता कहाँ पर है? सीता के लेफ्ट में, तो सीता के लेफ्ट में रीता हो गया। एंड टू द राइट ऑफ माया, और माया के राइट में है। ये रीता जो है वो सीता के लेफ्ट में और माया के राइट में है। अब मीना इज टू द राइट ऑफ सीता। मीना कहाँ पर है? सीता के राइट में। माया नहीं, मीना है। अब फिर बोला है पिंकी इज बिटवीन मीना एंड सीता। मीना और सीता के बीच में यहाँ पर और एक है, तो इसको हम एक काम करेंगे, यहाँ पर पहले हम पिंकी को लिख देंगे। पिंकी और लास्ट में कौन होगी? मीना होगी, ठीक है। अब देखिए पिंकी इज बिटवीन मीना एंड सीता। पिंकी मीना और सीता के बीच में है। और यहाँ पर pहले हमने एक लाइन लिखा था मीना इज टू द राइट ऑफ सीता। मीना कहाँ पर है? सीता के दाहिने तरफ। ये हो गया। अब हमें पूछा है हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से इधर से देखने पर दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर माया है, दूसरे स्थान पर रीता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए। इन ए फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 40% एंड द डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाई 20%. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल इज द न्यू फ्रैक्शन? मतलब एक भिन्न के अंश में 40% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% घटा दिया जाता है। नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है? मतलब फ्रैक्शन का मतलब ऊपर भी नंबर, मान लीजिए इधर 5 है, मान लीजिए सपोज, और इधर 8 है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? ऊपर के नंबर को क्या बोलते हैं? अंश, यानी कि न्यूमरेटर से क्या किया गया है? न्यूमरेटर में 40% बढ़ा दिया गया है और न्यूमरेटर में 20% का घटाया दिया गया है। तो न्यू फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होगा वही हमको निकलना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। अब इस सवाल में देखिए, न तो हमें अंश न तो हर दिया गया है, यानी कि न्यूमरेटर भी नहीं दिया गया है, डिनोमिनेटर भी
डिनोमिनेटर भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या मानेंगे? मान लीजिए दोनों में 100 100 है, ठीक है, नहीं दिया गया है तो हम ऐसे ही मान लेना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में क्या हुआ है, 40% का बढ़त हुआ है, तो प्लस 40 कर दीजिए। 100 में 40 बढ़ना 40% का मतलब। अब डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, 20% का घटौती हुआ है, तो -20 कर दीजिए। तो कितना होगा, ऊपर का देखिए 100 + 40 करेंगे तो 140 होगा, और नीचे 100 - 20 करेंगे तो 80 होगा। अब 0 0 काट दीजिए, फिर 2 से कटेंगे तो 14 को 7 होगा, और 2 से कटेंगे 8 को तो 4 होगा, यानी कि 7/4 होगा हमारा आंसर। ये आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 16a एंड 9a इज 324। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 16a और 9a का चौथा समानुपाती कितना है, 324 है, तो a का मान क्या है? तो हमें a का मान निकालना है। तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 16:a प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 9a इज टू 324 होगा, इस तरह से लिखते हैं। तो 16:a को हम 16/a भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 9a/324, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मतलब ऐसे ऐसे कोने कोने का मल्टीप्लाई। तो 9a इंटू a कितना होता है, 9a² इक्वल टू 16 इंटू 324। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले a² इक्वल टू 16 इंटू 324 डिवाइड बाई 9। अब हम 9 से 324 को काट सकते हैं क्या? 16 को तो नहीं काट सकते हैं, तो 9 से 9 को एक बार, 32 को 9 इंटू 3 27। तो यहाँ पर 5 बचा है, 5 और 4 54, 54 को 9 से 6 बार, यानी कि 36। तो क्या आया वैल्यू, a² इक्वल टू 16 इंटू 36। अब इसको इन मल्टीप्लाई करने से भी होगा, या इसका दूसरा ट्रिक्स ये भी होता है, a² इक्वल टू 16 का मतलब कितना होता है, 4 का स्क्वायर है, और 36 का मतलब 6 का स्क्वायर है। अब इस तरफ का स्क्वायर काट दीजिए, तो इस तरफ का दोनों स्क्वायर काटना पड़ेगा। तो a का वैल्यू कितना आया, 4 इंटू 6 24 होगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। कितने लोग हैं, ABCDEFG और G तक है, तो 7 लोग हैं। एक गोलाकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 7 लोग के लिए पहले हम 7 जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक अंदर के तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा हो गया, 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं अंदर की तरफ मुंह करके। A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F। अगर F यहाँ है तो F के तुरंत दाहिने तरफ राइट साइड में कौन है, A है, तो A इधर होगा। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, और C के इमीडिएट लेफ्ट में है F, तो A कहाँ पर है, F के दाहिने तरफ और C के बाएं की तरफ, तो ऐसा होगा। अब G इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। C के तुरंत दाहिने साइड पर कौन है, G है, G C के दाहिने तरफ है। एंड टू द लेफ्ट ऑफ E, और E के लेफ्ट साइड में है G, तो ऐसा होगा। अब D इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। D कहाँ पर है, E के लेफ्ट में है, F के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F एंड इमीडिएट राइट ऑफ B, और B के तुरंत दाहिने साइड पर है D, तो हो गया सभी लोगों के लिए जगह। अब हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। B के इमीडिएट लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड इधर होता है, तो कौन है, E है। तो E आपका A ऑप्शन में दिया हुआ है, तो A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को
सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो क्या क्या दिया गया है, डॉक्टर है, मेन है और टेबल है। तो इनके बीच सबसे अच्छा वाला वेन डायग्राम कौन सा सूट होगा, सही होगा। तो कैसा होगा, अब देखिए डॉक्टर है, ये मान लीजिए ये डॉक्टर का डायग्राम है। अब हर डॉक्टर पुरुष नहीं होता है, कुछ महिला भी होता है, कुछ पुरुष भी होता है। तो ऐसा होगा, ये मेन होगा। और सभी मेन डॉक्टर भी तो नहीं होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टीचर होता है, कोई बेरोजगार भी तो होते हैं। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो डॉक्टर के हिस्से में कुछ मेन का आता है और मेन के हिस्से में कुछ डॉक्टर का भी घुस जाता है। तो इस तरह का होगा। लेकिन टेबल के साथ न तो डॉक्टर का संबंध है, न तो मेन का है। तो टेबल अलग चीज है। तो इस तरह का होगा। तो ये इस तरह का फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन पर दिख रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।